सड़कें, पानी, बिजली, स्वास्थ्य सुविधाएं, सभी का विकास हुआ है। कागज पे विकास हुआ है, पैसा मिल रहा है उनके। चुनाव आता है जब रेवड़ी बांट देते हैं। वोट हो गया, चुनाव खत्म, मुद्दा खत्म। पानी का तो ये है कि लोग नाली का पानी पिए। किसान के तो पानी और बिजली चाहिए, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। मौलिक सुख सुविधाएं हैं वो तो हमें दी जाए। इसके पास अगर आमदनी कम है तो महंगाई एक मुद्दा है ना। जो घोषणा करते हैं ना वो बस पूरा करो। यहाँ वुमेन राइट की बात नहीं हो रही, यहाँ ह्यूमन राइट की बात हो रही है। रोजगार तो एक भी नहीं है यहाँ बनपुर में। नरवा गुरवाबाड़ी में एक रोजगार के साधन मिले हैं। मोदी जी के राज में एक नंबर काम हो रहा है। कोई भी नेता जनता का सपोर्ट नहीं करता है। सत्ता के गलियारों की इनसाइड स्टोरी हो या फिर बीजेपी और कांग्रेस का हल्ला बोल, चुनावी बिसात पर राजनीति की पल पल बदलती चाल हो या फिर राजनीति का गणित, सौगातों की बात हो या हो फिर गारंटियों की, सब दिखाते हैं हम। महाकाल की नगरी उज्जैन से बस्तर की खूबसूरती तक हर खबर सबसे पहले दिखाते हैं हम। कला का सम्मान हो या फिर हमारी संस्कृति की बात, संस्कार धानी जबलपुर से लेकर आर्थिक राजधानी इंदौर तक हर खबर सबसे पहले BSTV पर। रोडें, सड़कें, पानी, बिजली, स्वास्थ्य सुविधाएं, सभी का विकास हुआ है। कागज पे विकास हुआ है, पैसा मिल रहा है उनके। चुनाव आता है जब रेवड़ी बांट देते हैं। वोट हो गया, चुनाव खत्म, मुद्दा खत्म। पानी का तो ये है कि लोग नाली का पानी पिए। किसान के तो पानी और बिजली चाहिए, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। मौलिक सुख सुविधाएं हैं वो तो हमें दी जाए। इसके पास अगर आमदनी कम है तो महंगाई एक मुद्दा है ना। जो घोषणा करते हैं ना वो बस पूरा करो। यहाँ वुमेन राइट की बात नहीं हो रही, यहाँ ह्यूमन राइट की बात हो रही है। रोजगार तो एक भी नहीं है यहाँ बनपुर में। नरवा गुरवाबाड़ी में एक रोजगार के साधन मिले हैं। मोदी जी के राज में एक नंबर काम हो रहा है। कोई भी नेता जनता का सपोर्ट नहीं करता है। सत्ता के गलियारों की इनसाइड स्टोरी हो या फिर बीजेपी और कांग्रेस का हल्ला बोल, चुनावी बिसात पर राजनीति की पल पल बदलती चाल हो या फिर राजनीति का गणित, सौगातों की बात हो या हो फिर गारंटियों की, सब दिखाते हैं हम। महाकाल की नगरी उज्जैन से बस्तर की खूबसूरती तक हर खबर सबसे पहले दिखाते हैं हम।
कला का सम्मान हो या फिर हमारी संस्कृति की बात, संस्कारधानी जबलपुर से लेकर आर्थिक राजधानी इंदौर तक हर खबर सबसे पहले BS टीवी पर। रोडें, सड़कें, पानी, बिजली, स्वास्थ्य सुविधाएं, सभी का विकास हुआ है। कागज पे विकास हुआ है, पैसा मिल रहा है इन उनके। चुनाव आता है जब रेवड़ी बांट देते हैं। वोट हो गया, चुनाव खत्म, मुद्दा खत्म। पानी का तो ये है कि लोग नाली का पानी पी रहे। किसान के तो पानी और बिजली चाहिए, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। मौलिक सुख सुविधाएं हैं वो तो हमें दी जाए। इसके पास अगर आमदनी कम है तो महंगाई एक मुद्दा है ना। जो घोषणा करते हैं ना वो बस पूरा करें। यहाँ वुमेन राइट की बात नहीं हो रही है, ह्यूमन राइट। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का BS टीवी में। आपके साथ मैं हूं संयम जैन। मध्य प्रदेश में 1 घंटा शेष है, मतदान लगातार जारी है, लेकिन छत्तीसगढ़ में 5 बजे मतदान थम गया है। मतदान केंद्र के अंदर मौजूद लोग ही अब मतदान कर सकेंगे। पोलिंग बूथ के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। जो लोग 5 बजे तक पोलिंग बूथ में पहुंच चुके हैं वो अपना मतदान करके निकल सकते हैं। वहीं दूसरे चरण में 70 सीटों के लिए मतदान हुआ है। 3 दिसंबर को नतीजे आने हैं। प्रथम चरण का मतदान छत्तीसगढ़ में 7 नवंबर को हो चुका है और अब 17 नवंबर आज के दिन जहां दूसरे चरण का मतदान हुआ, 70 विधानसभा सीटों पर वोट डाले गए हैं और शाम 5 बजे सभी विधानसभा सीटों पर मतदान थम गया है। तो दूसरे चरण में 70 सीटों के लिए मतदान हुआ है। प्रथम चरण में 20 सीटों के लिए मतदान हुआ था और उनमें जहां बस्तर संभाग की 12 विधानसभा सीटें थी तो राजनांदगांव लोकसभा की 8 विधानसभा सीटें थी और उसके अलावा जो प्रदेश में सीटें बची थी वहां मतदान अब हो चुका है। शाम 5 बजे मतदान थम गया है। तो वहीं मध्य प्रदेश के अंदर मतदान लगातार जारी है और शाम 6 बजे तक मतदान चलेगा। मध्य प्रदेश में अभी भी जो आंकड़े आए वो भी हम आपको बताएंगे लगातार मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में क्या कुछ आंकड़े हैं। लेकिन दूसरे चरण में जो 70 सीटों पर मतदान होना था छत्तीसगढ़ के अंदर वो अब थम चुका है। शाम 5 बजे 3 दिसंबर को नतीजों का इंतजार रहेगा। लोगों ने बढ़ चढ़ कर मतदान किया है। कई सीटों पर जहां 2018 के आंकड़े भी आगे निकलते दिखेंगे तो कई सीटें ऐसी भी हैं जहां 2018 का आंकड़ा पीछे रहेगा और इस बार वो आंकड़े आगे निकल जाएंगे। तो लगातार अलग अलग सीटों पर अलग अलग मत प्रतिशत भी निकल कर आएगा, वो भी हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जहां आज सुबह से ही मतदान रहा, लोग घरों से निकले, मतदान केंद्र पहुंचे, अपने मताधिकार का प्रयोग किया। अपने भविष्य के नीति निर्देशक, अपने भविष्य के निर्माता आप खुद ही हैं और मध्य प्रदेश में 1 घंटा शेष बचा है। यदि आप मतदान के लिए नहीं पहुंचे हैं तो मतदान के लिए पहुंचिए और अपने मताधिकार का पूरा प्रयोग कीजिए। लेकिन छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण में 70 सीटों के लिए मतदान हो गया है। चलिए और ज्यादा जानकारी भी लेते हैं। हमारे साथ सीधे हमारे रेजिडेंट एडिटर अवधेश मिश्रा रायपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अवधेश जी, एक तरफ छत्तीसगढ़ के अंदर 70 विधानसभा सीटें जिन पर मतदान होना था, आज की तारीख शाम 5 बजे मतदान थम चुका है। प्रथम चरण की 20 विधान सीटों पर जहां पहले ही मतदान हो गया था, आज का दिन कितना खास रहा है 2018 के मुकाबले?
चलिए कोशिश करेंगे संपर्क करने की। हमारे साथ राकेश सिंह भी हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। राकेश, 2018 में मत प्रतिशत क्या कुछ रहा और अब 2023 का विधानसभा चुनाव, हर किसी को इंतजार था। बीजेपी सोच रही है सत्ता में आएगी, कांग्रेस का कहना है कि सत्ता बरकरार रहेगी, लेकिन जनता का क्या कुछ रुख दिखा है आज? वो अपनी सरकार बनाने के दावे कर रहे हैं, लेकिन उसके उलट जो जनता है उन्होंने अपना जनाधार आज अपना मतदान दिया है। जो सुबह से जो 8 बजे से लगातार जो है वो मतदान यहाँ पर मुंगेली जिले में सुचारू रूप से चल रहा है और लोग जो है बढ़ चढ़कर मतदान में अपने हिस्सा लिए हैं, लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी निभाए हैं। मैं आपको अभी इस समय लोरमी के संगवारी बूथ पे खड़ा हुआ हूँ। वहां पे अभी 5 बज चुके हैं। 5 बजे जो है 5 बजे पहले तक यहाँ पे अच्छे मतदान हुआ है, लेकिन अब 5 बजे के बाद जो है मतदान केंद्र में ताला लगा दिए गए हैं। दिखाना कैमरामैन को कहूंगा कि वो दिखाएं और कि किस तरीके से यहाँ पे मतदान केंद्र में अब ताला लग गए हैं। 5 बजे के बाद अब यहाँ पर कोई मतदान केंद्र के अंदर नहीं जा पाएगा। मतदान केंद्र के अंदर लगभग 100 से 150 लोग यहाँ पर अंदर में है जो अपना मतदान करेंगे अभी। और लगातार जो है मतदाता इतने जागरूक हैं कि वो लगातार दिन भर मतदान केंद्रों पे लाइन लगाकर अपने मतदान का प्रयोग किए हैं। ये स्थिति पूरे विधानसभा में सभी जगह ये स्थिति रही है। जहां भी हमारी टीम जो है गई है वहां भारी मात्रा में लोग बढ़ चढ़कर इस मतदान में अपना हिस्सा लिए हैं। रह गई बात राजनीतिक पार्टियों की, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो या तीसरी और कोई भी पार्टी हो, ये सारे जो उम्मीदवार है वो अपनी सरकार बनाने की बात कर रहे हैं और अपनी जीत को लेकर के पूरी तरीके आश्वस्त हैं। लेकिन मतदान जिस तरीके से यहाँ पर हुआ है, अब तक के 3 बजे तक का जो आंकड़ा था वो 51 से 52% का था, लेकिन अभी तक ये मतदान जो है 60% के ऊपर चल जा चुका है। और ऐसा मानना है कि शाम होते होते तक जो मतदाता जो अभी मतदान केंद्र के अंदर हैं वो लगभग 70 के आसपास, ये 70% के आसपास यहाँ का मतदान होगा। जी सही है। जरूर राकेश, लेकिन 2018 के मुकाबले ये आंकड़ा कितना मायने रखाता है? क्या बढ़ा है या फिर घटा है? क्योंकि अभी आंकड़े और आना शेष हैं, लेकिन अब तक आपने जो आंकड़े बताए हैं उनसे 2018 की तुलना करें तो अगर तुलना करें तो इस बार मतदान का जो प्रतिशत है वो उससे कम लगेगा इस तरीके, क्योंकि 2018 में जो मतदान का प्रतिशत हुआ था वो 75 से 80 के बीच में मतदान हुआ था। इस बार जो है वो मतदान की संख्या प्रतिशत वो है उसमें कमी आएगी। वजह ये है कि लगातार जो है किसान जो है वो खेतों में थे, कटाई का समय है, बावजूद उसके सुबह से जो देखने में आ रहा था कि कहीं पर मशीनें खराब थी, कहीं पर धीमी गति से जो है वो मतदान हो रहा था। लेकिन दोपहर के बाद से जो मतदाताओं का जो भीड़ लगा था, लेकिन उसके बावजूद जो है वह प्रक्रिया बहुत धीरे धीरे चल रही थी। लेकिन अभी मतदान की जो का प्रतिशत है वो पूरी तरीके से क्लियर नहीं है, क्योंकि अभी जो है ऑथेंटिक आंकड़े प्रशासन की तरफ से नहीं आए हैं। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि मतदान का प्रतिशत अभी बढ़ेगा। इंतजार रहेगा आंकड़ों का भी। हमारे साथ हमारे रेजिडेंट एडिटर अवधेश मिश्रा जुड़े। अवधेश जी, 20 विधानसभा सीटें पहले निपट गई, अब 70 विधानसभा सीटें बची थी, पूरी 90 विधानसभा सीटें छत्तीसगढ़ में हो गई हैं। माहौल की बताइए, कैसा कुछ आज के दिन का माहौल रहा है? अलग अलग विधानसभा सीटों से क्या कुछ रुख निकल कर आया है? बिल्कुल, देखिए मतदाताओं का उत्साह जो है वो सवेरे 7 बजे से ही लेके हमने तो इवन सुबह 6 बजे से अपने दर्शकों को दिखाया कि किस तरह से मतदाताओं में उत्साह है। और शाम के 5:10 हो चुके हैं संयम जी, मेन गेट में ताला लग चुका है। उसके बाद मतदान केंद्र की तस्वीर है। मैं धर्म से कहूँगा कि जब एक बार दिखाने की कोशिश करें कि किस तरह से मतदाताओं का जो उत्साह है वो देखते ही बनता है, क्योंकि अगर मतदान की समय समाप्ति के बाद अगर 100 लोगों की कतार यहाँ पे लगी हुई है तो समझा जा सकता है कि मतदान को लेकर लोगों में कितना उत्साह है। और ऐसा भी नहीं है कि ये कोई हम स्लम एरिया में या फिर हम ग्रामीण क्षेत्र में, बल्कि राजधानी रायपुर के शंकर नगर जो पॉस इलाका माना जाता है उसका ये क्षेत्र है। और अगर शंकर नगर में पॉस इलाके में इस तरह से भीड़, इस तरह से कतार शाम 5 बजे के बाद अगर दिखाई पड़ रही है तो मतदाताओं का जो उत्साह है वो काफ़ी कुछ बयां करता है। उत्साह के बाद अगर आंकड़ों की बात कर ली जाए तो 76.88% पिछले बार 2018 के चुनाव में छत्तीसगढ़ में मतदान का फीसदी रहा था। लेकिन जिस तरह से सवेरे हमने देखा कि मतदान के प्रतिशत में थोड़ी सी नरमी थी। अगर सुबह 11 बजे तक की बात कर ली जाए तो 20-22% के आसपास मतदान था, लेकिन 1 बजे तक और 1 बजे के बाद 3 बजे तक जब आंकड़े आए तो वो आंकड़े 50-55% के पार निकल गए।
70% के आसपास जो है वो अनुमान लगाया जा रहा है। शाम तकरीबन 6 बजे मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी जो है वो भी मीडिया से रूबरू होगी, तो वो भी कुछ आंकड़ों को लेकर बातचीत करेंगी। लेकिन जिस तरह से जो तस्वीरें दिखाई पड़ रही है, मतदाताओं में उत्साह दिखाई पड़ रहा है, राजनेताओं के अपने अपनी दलील है, राजनीतिक दलों के जो अपने अपने जीत हार के दावे हैं, वो तमाम चीज बताने के लिए काफी है कि जो तैयारी न केवल राजनीतिक बल्कि प्रशासनिक तैयारी में मतदान को शांतिपूर्ण संपन्न कराने की थी, वो तमाम तैयारियां अब धरातल पे जो है वो सफल होते नजर आई है। जी संयम जी। जरूर अवधेश जी, 2 सीटें जहां हमने देखा, बिंद्रा नवागढ़ सीट विधानसभा सीट थी जहां पर कुछ मतदान केंद्रों पर दोपहर 3 बजे ही मतदान खत्म हो गया और बाकी सीटों पर शाम 5 बजे तक मतदान चला। तो इन पूरी मतदान केंद्रों पर क्या कुछ मत प्रतिशत रहा वो भी आंकड़े साफ होंगे, लेकिन घटनाओं की बात की जाए, क्या कोई ऐसी घटना निकलकर सामने आई है? देखिए, कोई बड़ी घटना छत्तीसगढ़ में इस बार ना तो प्रथम चरण में ना ही आज द्वितीय चरण में कुछ ऐसी घटना जो है जो मतदान कार्य को प्रभावित कर सके, उस तरह की तस्वीर पूरे छत्तीसगढ़ से नहीं आई। इस बार कंपनी जो तैनाती थी बटालियन की, उसकी भी संख्या बढ़ा दी गई। पिछले चुनाव में हमने देखा था 2018 के चुनाव में कि तकरीबन 120 कंपनियों की तैनाती की गई थी, लेकिन इस बार जो है उसकी संख्या बढ़ा के 200 कर दी गई थी। मतलब ये कि पिछले अनुभवों को का खाका तैयार करके जिस तरह से निर्वाचन आयोग यहाँ पे आने के बाद उन्होंने जायजा लिया और दिल्ली जाके जब रिपोर्ट पेश की थी तो सुरक्षा पे खासा फोकस किया गया था। जिस तरह से 200 से ज्यादा कंपनियों की तैनाती छत्तीसगढ़ में की गई, पहले चरण में 20 सीटें पे मतदान कार्य संपन्न कराए गए, उसके बाद 70 सीटों में मतदान कार्य संपन्न हो चुका है। तो ऐसे में सुरक्षा हो, प्रशासनिक व्यवस्था हो, 75,000 से ज्यादा मतदान कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई छत्तीसगढ़ में। दूसरे चरण में जहां पे केवल 70 सीटों में मतदान होना, वहां पे 75,000 मतदान कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई। अपने आप में जो आंकड़े हैं ये बताने के लिए काफी है कि जिस तरह से प्रशासनिक तैयारी, सुरक्षागत तैयारी की गई थी, उन्हीं तैयारियों का परिणाम रहा। ये सुखद परिणाम इसे कहा जा सकता है कि पूरी तरह से जो मतदान कार्य है अब तक शांतिपूर्ण संपन्न हुए हैं। मतदान कार्य में कहीं भी बाधा या खलल की जो स्थिति है वो कहीं दिखाई नहीं पड़ा। छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी बात यह है कि राजनीतिक तौर पर संवेदनशील बूथों की भी संख्या तकरीबन 100 के आसपास में है, लेकिन इस बार कोई बड़ी घटना जो है वो कहीं से सुनाई नहीं दी। हाँ, इतना जरूर है कि लोरमी के मतदान केंद्र पे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद, वहां के जो प्रत्याशी जो है वो, और वहां पे जो जोगी कांग्रेस के प्रत्याशी है सागर सिंह बैस, उनके बीच में थोड़ी सी तनातनी की तस्वीर हमने देखा है। लेकिन दुर्ग शहर की बात कर ली जाए तो बीजेपी और कांग्रेस के दोनों प्रत्याशी एक दूसरे के साथ गलबैया करते हुए, गाना गाते हुए जिस तरह से मतदान केंद्र के भीतर वो जा रहे थे, वो भी एक तस्वीर जो थी लोकतंत्र की सुखद स्थापना के लिए, लोकतंत्र की ताकत की जो तस्वीर है वो तमाम तस्वीरें बयां करती है कि छत्तीसगढ़ में इस बार किस तरह से जो है मतदान कार्य संपन्न हो रहा है। तो सुरक्षा के जो चाक चौबंद इंतजाम थे उसी का नतीजा है कि इस बार शांतिपूर्ण मतदान छत्तीसगढ़ में हुआ है। लोगों ने बढ़ चढ़कर मतदान किया है। आंकड़े क्या कुछ होंगे शाम 5 बजे के बाद, कुछ समय और फिर आंकड़े आपके सामने पेश करेंगे। लेकिन इस वक्त हमारे साथ बिलासपुर से हमारे संवाददाता पंकज गुप्ते भी जुड़े हैं। पंकज, बिलासपुर में क्या कुछ माहौल आज देखने को मिला है? छत्तीसगढ़ का एक बड़ा शहर, क्या कुछ रहा आज माहौल? काफी ज्यादा लोकतंत्र के महापर्व में लोगों का उत्साह देखने को मिला है। सुबह से ही लोग अपने घर से निकल करके पहले मतदान, उसके बाद अन्नदान करने का, अन्नपान करने की बात कर रहे थे और काफी बड़े चढ़ करके उन्होंने अपना लाइन लगा करके अपने परिवार का सारा चीज करते हुए उन्होंने मतदान किया है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद है, मतदाता, हम उससे बात कराएंगे। जी, आप बताएंगे कि कैसा रहा इस बार का मतदान? इस बार मतदान काफी अच्छा रहा। लोग जागरूक हुए और आकर के मतदान दिए। उन्होंने अपने अधिकारों का पूरा इस्तेमाल किया और इस बार अच्छी मतदाता हुई। किन मुद्दों को लेकर के इस बार आप लोग चुनाव में मतदान किए हैं? सबका विकास, सबका करना। जी, आप बताएंगे इस बार क्या मुद्दा रहा है? विकास को लेकर, शिक्षा को लेकर। तो ये देख सकते हैं बिलासपुर के जो मतदाता हैं, इनका साफ तौर पर ये कहना है कि विकास सबसे बड़ा मुद्दा रहा है। और कुछ मतदाताओं से हमने सुबह से भी बात किया हुआ था, उनका जो महिलाएं हैं उनका साफ तौर पर ये कहना है कि सबसे बड़ा जो मुद्दा होता है कि महिलाओं की सुरक्षा की बात होती है, वो उनको चाहिए। साथ साथ जो सड़क, पानी, बिजली, ये सारी चीज को लेकर के इन्होंने अपना मतदान किया है। जी जरूर पंकज, यदि 2018 से तुलना की जाए, माहौल से भी तुलना करेंगे, आंकड़ों से भी, यदि अब तक आपके पास जो आंकड़े निकल कर आए हैं 2018 की तुलना में, कैसा देखने को मिला है आज का दिन? ये देखिए, 2018 के चुनाव की अगर बात किया जाए, क्योंकि बीजेपी ने लगातार 15 साल यहाँ पर शासन किया है, उसके बाद जो सत्ता परिवर्तन हुआ है, 5 साल कांग्रेस कर रहा है। अब जनता लगातार ये देख रही है कि जो विकास कितने हुए हैं, अपराध कितने हुए हैं, और इस सारे चीज मुद्दे को लेकर के लगातार जनता
खुद इस बार परिवर्तन भी कर सकती है, या फिर ये हो सकता है कि जो बीजेपी है काफी ज्यादा उन्होंने भी अपने सारे मुद्दों को लेकर के आए हैं। सबसे बड़ा तो फैक्ट ये होगा जो घोषणा पत्र है, जो बीजेपी और कांग्रेस दोनों में कितना अंतर होता है, क्या उस घोषणा पत्र को जनता मानती है या फिर अपने विवेक से वो अपने प्रत्याशी को चुनती है। जी जरूर पंकज, लेकिन माहौल की भी यहाँ बात करनी होगी। छत्तीसगढ़ के अंदर 70 विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ है प्रदेश के अंदर, और ऐसे में अलग अलग विधानसभा सीटों पर लोगों ने बढ़ चढ़कर मतदान किया। मत प्रतिशत कहीं बढ़ा है 18 के मुकाबले तुलना करें, कहीं घटा है, लेकिन जो साफ आंकड़े निकल कर आएंगे उसके बाद और विस्तार से भी आपको बताएंगे। लेकिन पंकज, यहाँ पर बिलासपुर के आसपास की सीटें भी बहुत अहम हो जाती हैं। कोरबा संभाग भी है, बिलासपुर संभाग भी है, तो बिलासपुर संभाग को लेकर यदि बात की जाए तो जो नए प्रत्याशी मैदान में थे उनको लेकर जनता का क्या कुछ रुख देखने मिला है? निश्चित तौर पर आपको बताना चाहता हूँ, ये जो बिलासपुर संभाग है इसको लगातार भाजपा और कांग्रेस दोनों साधने की कोशिश कर रही है, क्योंकि पिछले बार का जो चुनाव देखा गया था इसमें भाजपा ने अपना पकड़ बना के रखा था। इस बार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लगातार बेलतरा विधानसभा क्षेत्र में जा करके अपने जहाँ थे वो लगातार कांग्रेस जो वहाँ जीत नहीं पा रही थी उसके लिए ताकत झोंक दिया गया था। साथ साथ जो पोलिंग बूथ है, पोलिंग बूथ तक जा करके अपने प्रत्याशियों को, कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने का प्रयास किया गया था। लगातार कार्यकर्ता सम्मेलन किया गया था और वो कार्यकर्ता लगातार लोगों तक पहुंचे। और ये आज का जो महापर्व है लोकतंत्र का, आज जो मतदान हुआ है इसका 3 तारीख को परिणाम मिलेगा। लेकिन जो आपने पूछा है कि 2 नए प्रत्याशी जो उतारे गए हैं, इसमें आपको बताना चाहूंगा बेलतरा विधानसभा क्षेत्र से एकदम जो सिटिंग एमएलए हैं रणजीत सिंह, उनको हटा करके, उनको टिकट न दे करके युवा एक प्रवक्ता है सुशांत शुक्ला, उनको दिया गया है। साथ साथ जो जुदेव, जो हिंदुत्व का चेहरा दिखाई देता है दिलीप सिंह जुदेव, उनके पुत्र प्रबल प्रताप जुदेव, उनको कोटा विधानसभा क्षेत्र से उतारा गया, जहां पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। कोटा विधानसभा क्षेत्र से आज तक, आजादी के बाद से लेकर आज तक कांग्रेस वहां से हारी नहीं है। मैडम जोगी भाजपा से प्रबल प्रताप सिंह जुदेव और साथ साथ अटल श्रीवास्तव जो पर्यटन मंत्रालय के अध्यक्ष हैं, ये त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। वहीं मसूरी क्षेत्र की अगर बात किया जाए तो मसूरी क्षेत्र में भी त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है। जी जरूर पंकज, लौटूंगा आपके पास। इस वक्त हमारे साथ विशाल भी जुड़े हुए, विशाल गुमा से। विशाल, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों में विधानसभा चुनाव, छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में चुनाव हुआ। दूसरे चरण में 70 विधानसभा सीटें थी, लेकिन जिस पोलिंग बूथ पर आप मौजूद रहे, जिस विधानसभा क्षेत्र में आप आज दिन भर माहौल देखते रहे, क्या कुछ माहौल देखने मिला है? कैसा तुलनात्मक विश्लेषण रहेगा 2018 के मुकाबले 2023 के विधानसभा चुनाव का? देखिए, बिल्कुल सही। हम आपको बता दूं, ये दूसरा चरण का जो मतदान है वो छत्तीसगढ़ में शुरू हो चुका है। अगर हम बात करें तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ के दूसरे चरण में 70 सीटों में जो है वो मतदान होना है। और सुबह से अगर हम बात करें जिस तरीके से मतदाताओं की संख्याओं की बात करें तो लगातार अपने अपने मतदान केंद्र जो है बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। इस वक्त अगर हम बात करें तो इस वक्त हम रायपुर शहर के शंकर नगर में, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, तमाम जो लोग हैं वो जो है सुबह से लगातार आ रहे हैं। हालांकि इस वक्त अगर हम समय की बात करें तो समय जो है, मतदान करने का समय जो है वो खत्म हो चुका है, क्योंकि 5 बजे तक का जो समय है वो पूर्ण हो चुका है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो उसके बाद भी अगर 100 मीटर के अंदर अगर मतदाता अगर रहेंगे तो निश्चित तौर पे उन लोगों को मतदान कराने का जो है अवसर मिलेगा। आप देखिएगा किस तरह से जो लोग हैं वो लगातार जो है इस मतदान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में ये महापर्व जो है एक बहुत बड़ा दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि अब 70 सीट जो है यहाँ पे चुनाव होने हैं। पहले चरण की अगर हम बात करें तो पहले चरण में जो है 20 विधानसभा सीटों में जो है मतदान हुआ है और सेकंड चरण में जो है 70 विधानसभा सीटों में मतदान हो रहा है। तो मुकाबला अगर हम बात करें, रायपुर की बात करें या फिर हम पाटन की बात करें, पाटन में जिस तरीके से अगर हम बात करें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी और उनके साथ जो है उनके जो भतीजे हैं उसके साथ अगर हम जोगी पार्टी की बात करें तो कुल मिला के वहां पे त्रिकोण जो है वो मुकाबला देखा जा रहा है। तो रायपुर में भी जो 7 विधानसभा सीटों में जो है खुलकर यहाँ पे तगड़ा मुकाबला देखा जा रहा है। जी जरूर विशाल, त्रिकोणीय मुकाबले की आपने बात की। त्रिकोणीय मुकाबला, कई सीटों पर चतुष्कोणीय मुकाबला भी देखने मिलता है, लेकिन बीजेपी कांग्रेस के अलावा छत्तीसगढ़ में जहां जोगी जनता कांग्रेस भी एक्टिव है, बसपा ने भी 2 सीटें 2018 में निकाली थी। तो ऐसी कुछ सीटें रायपुर या उसके आसपास के क्षेत्र में, रायपुर संभाग की भी बात करेंगे, तो जहां पर त्रिकोणीय मुकाबला ज्यादा देखने को मिला।
देखिए, रायपुर की अगर हम बात करें तो रायपुर के पाटन में जो है त्रिकोणी मुकाबला देखा जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से अगर हम अमित जोगी की बात करें तो अमित जोगी निश्चित तौर पे वहाँ पे जो है त्रिकोणी मुकाबला का जो श्रृंखला है वो खड़ा किया कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री जिस तरीके से लगातार जो भूपेश बघेल के जो गारंटी लेकर जो घोषणाओं को लेकर अगर हम बात करें या फिर भाजपा की घोषणाओं को लेकर बात करें तो कुल मिलाकर जो त्रिकोणी मुकाबले में अमित जोगी का काफ़ी जो असर है वो पाटन में देखा जा रहा है। तो छत्तीसगढ़ का ये दूसरा चरण का मतदान एक महापर्व है, बहुत बड़ा महापर्व है। तो देखना होगा कि अब जो है मतदान प्रतिशत की बात करें तो रायपुर में अगर हम अभी तक की मतदान प्रतिशत की बात करें 3 बजे तक का जो है हमारे पास डाटा आ चुका है। 3 बजे तक की जो अगर मतदान प्रतिशत की बात करें तो 55.71% जो है वो मतदान हुआ है। हालांकि अगर हम पूरे रायपुर की बात करें या फिर पूरे रायपुर 70 सीटों की बात करें तो 70 सीटों में जो है 1,63,14,479 जो है मतदाता वो आज मतदान कर रहे हैं। जी जरूर विशाल, एक सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये उठता है कि 2018-2023 दोनों आंकड़े सामने हैं और जो बड़े बड़े फेस हैं, बिग फेसेस हैं 2023 के विधानसभा चुनाव में रायपुर शहर में से जो विधानसभा सीटें हैं वहां से भी देखने मिला कि कैसे कई सारे प्रत्याशी अपने आप को उम्मीदवार मान रहे थे, वो बागी हो गए। तो रायपुर की कुछ विधानसभा सीटों की बात करी जाए तो वहां कैसा माहौल था? देखिए, रायपुर की अगर हम बात करें तो दक्षिण की अगर हम बात करें तो दक्षिण में अगर हम बात करें तो बृजमोहन अग्रवाल की बात करें तो बृजमोहन अग्रवाल जो है 7 बार के विधायक रहे। जिस तरीके से अगर हम वहां के जो राम कुमार की बात करें तो वो भी 2 बार के जो है विधायक रहे। हालांकि जिस तरीके से दक्षिण में अगर रायपुर दक्षिण की बात करें तो जो मुकाबला है वो बहुत शानदार देखा जा रहा है। हमने कुछ मतदाताओं से भी बात किया तो जिस तरीके से उन्होंने कहा, कुछ लोगों ने परिवर्तन की बात भी कही, कुछ लोगों ने जो है पुनः रिपीट करने की बात की। तो कुल मिला के जो है रायपुर शहर की अगर हम बात करें तो दक्षिण में जो है वो काफ़ी तगड़ा मुकाबला देखा जा रहा है। और वहीं अगर हम दर्शिवा की बात करें तो दर्शिवा में भी जो है अनुज शर्मा जो पद्मश्री जो सिंगर है वो भाजपा से वो मुकाबला लड़ रहे हैं। साथ ही वहाँ से जो है कांग्रेस के भी उम्मीदवार है। तो कुल मिला के वहाँ पे भी एक शानदार मुकाबला देखा जा रहा है। कुल मिला के अब 3 तारीख का इंतजार है, रिजल्ट आने के बाद देखना होगा कि छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार यहाँ पे बनने वाली है। जी तो रायपुर की विधानसभा सीटों पर बड़े बड़े बिग फेसेस हैं, किस्मत दांव पर लगी हुई है। नतीजे ही बताएंगे 3 दिसंबर को कि कौन जीता कौन हारा। और इस वक्त चलिए राकेश सिंह मुंगेली से हमारे साथ लगातार बने। राकेश, मुंगेली के अंदर जो मुंगेली प्रसिद्ध विधानसभा सीट है छत्तीसगढ़ के अंदर, वहां से जो प्रत्याशी हैं वहां क्या कुछ माहौल था? त्रिकोणीय मुकाबले की स्थिति तो नहीं बन रही थी? जी बिल्कुल, मुंगेली विधानसभा की अगर बात की जाए तो वहां पर पुन्नूलाल मोहले जो लगातार 15 साल भाजपा में मंत्री रहे हैं और कैबिनेट स्तर के मंत्री रहे हैं और 4 बार के विधायक और सांसद भी रहे हैं, वहां पर जो है उनको इस बार कांग्रेस से जो है नए चेहरे को कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया है, संजीत बनर्जी को। इस बार जो है वहां पर नेक टू नेक की स्थिति बताई जा रही है। जिस तरीके से मोहले जी लगातार वहां पर विधायक रहे हैं, जाहिर तौर पे वो अपने व्यवहार की अगर उनकी बात की जाए तो बहुत सरल व्यक्तित्व के हैं, लेकिन विकास में अगर देखा जाए तो मुंगेली में वो विकास नहीं हो पाया जो विकास इन 15 सालों या 20 सालों में होना था। इसकी वजह से थोड़ा एंटी इनकम्बेंसी जरूर है, लेकिन फिर भी लोग जो है वहां पर नए चेहरे को देख रहे हैं, नए चेहरे की तरफ उनका रुझान बढ़ रहा है। लेकिन परिणाम जब आएगा तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि वहां की जनता किसको अपना मतदान चुनती है। रह गई बात लोरमी की, तो लोरमी वो है आज के डेट में छत्तीसगढ़ में हाई प्रोफाइल सीट बनी हुई है, क्योंकि जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव वो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। तो जाहिर तौर पर पूरे प्रदेश की निगाहें इस सीट पर बनी हुई है। लेकिन ये जो सीट है वो भी यहाँ पर त्रिकोणी संघर्ष बना हुआ है, क्योंकि कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष थानेश्वर साहू जी हैं और जो कांग्रेस में यहाँ पर लगातार 15 सालों से जो यहाँ पर मेहनत कर रहे थे, जो जिला अध्यक्ष थे, वो जो है कांग्रेस से टिकट नहीं मिलने के बाद वो बागी होकर के वो जोगी कांग्रेस से यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो यहाँ की स्थिति बड़ी त्रिकोणी संघर्ष की बनी हुई है कि जी पंकज, एक सवाल यहां उठता है कि अरुण साव बिलासपुर से सांसद हैं और विधानसभा चुनाव में उतरे हुए हैं, वहीं कांग्रेस के भी जो प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज वो भी विधानसभा चुनाव में उतरे। तो बीजेपी और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दोनों विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, दोनों सांसद हैं। लेकिन अरुण साव बिलासपुर से सांसद, लेकिन अब विधानसभा चुनाव में उतरना पड़ा है। तो आखिर क्या कुछ वहां पर कारण बने हैं? बीजेपी को क्यों एक सांसद को उतारना पड़ा? समीकरणों की यदि बात करें तो
बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा क्योंकि ये क्षेत्र है जो उनका साहू समाज के लोग काफी है वहाँ पर, वो काफी बहुत मात्रा में है। उस सारी चीज को लेकर के एक अरुण साव जो एक बीजेपी के चेहरा है, सांसद है, वो क्षेत्र में काफी समय से वो अपना काम कर रहे थे, लोगों के बीच में जा रहे थे। साथ ही साथ वहाँ पर लखनलाल साहू भी जो पहले खड़े हुए थे, तो साहू फैक्टर काफी ज्यादा वहाँ पर इफेक्ट करता है। इस कारण अरुण साहू को वहाँ पर खड़ा किया गया है और ये भी माना जा रहा है कि साहू समाज का वोट उनको पड़ सकता है, जिसके कारण बीजेपी को एक सीट वहां पर से मिल सकती है। जी पंकज, एंटी इनकम्बेंसी की बात की जा रही है, विरोधी लहर, जहां मध्य प्रदेश के अंदर भी इसकी बात बहुत हुई, लेकिन छत्तीसगढ़ के अंदर भूपेश बघेल का शासनकाल रहा है। कहा है कि सब कुछ संतुष्ट रहे, सब लोग संतुष्ट रहे हैं, सब कुछ अच्छा हुआ है, चाहे किसान की बात हो, युवा वर्ग भी बहुत खुश रहा, युवा वर्ग के लिए भी योजना चलाई। लेकिन जमीनी स्तर पर इन सब योजनाओं को लेकर क्या जनता पक्ष में दिख रही है, विपक्ष में दिख रही है? नतीजे स्पष्ट करेंगे, लेकिन माहौल के हिसाब से देखिए, हमने पब्लिक मैनिफेस्टो के सफर का शुरुआत किया था। इसमें हमने लोगों के बीच में जा करके सभी वर्गों से बात किया। तो सबसे बड़ा मुद्दा तो यही आता है कि शराबबंदी की बात की गई थी, शराबबंदी का वो नहीं हो पाया है। लेकिन जो किसान है, किसान वर्ग काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहा है। वही युवा वर्ग जो है उसका साफ तौर पर ये कहना है कि जो शिक्षा के क्षेत्र में काम करना था वो नहीं हो पाया है। हालांकि आत्मानंद स्कूल का जो कॉन्सेप्ट लाया गया था वो काफी अच्छा इनका कॉन्सेप्ट रहा है। लोग जो गरीब मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं वो अपने बच्चों को एक अच्छी शिक्षा दे पा रहे हैं। साथ साथ जो मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना है उनमें भी इनका काफी सराहनीय कार्य रहा है। लेकिन अभी जो बीजेपी मुद्दा लेकर के आ रही है, जो घोषणा पत्र अपने लेकर के आ रही है, तो कहीं न कहीं पर बीजेपी और कांग्रेस के घोषणा पत्र को ये देखना होगा। और जो आम जनता है वो क्या इन लुभावने इसको घोषणा पत्र की लुभावना मानेगी या बीजेपी पर भरोसा करेगी या कांग्रेस पर भरोसा करेगी, ये देखने वाली बात थी। लेकिन ज्यादातर की बात अगर किया जाए, जैसे विरोधियों की बात किया जा रहा है, तो अभी बिलासपुर जिले की बात की जाए तो इस विरोध का उठा जरूर था, लेकिन जो विरोध करने वाले थे वो बागी हुए थे। उसमें कुछ लोग ही बागी होकर के पार्टी से किनारा कर लिया है, लेकिन बाकी लोग सबके सब कांग्रेस समर्थन कर रहे हैं। जी जरूर पंकज, तो अब माहौल जहां एक तरफ भूपेश बघेल के शासनकाल में लोग खुश भी दिखे हैं, स्वामी आत्मानंद स्कूल शुरू किया, युवा मितान योजना और अलग अलग प्रकार की योजना बनाई, किसानों को खुश करने के लिए एक तरह से कहा कि धान और किसान प्राथमिकता है छत्तीसगढ़ के अंदर, उसी को लेकर कांग्रेस चली है। बीजेपी ने भी अपना घोषणा पत्र धान और किसान से ही शुरू किया है। लेकिन अब मुकाबला यह है कि आखिर 15 साल के जो बीजेपी का शासनकाल था, जनता उसे ही दोबारा चुनना चाहेगी, उसे ही बढ़ाना चाहेगी, या फिर जो कांग्रेस का शासनकाल रहा है उसे ही बरकरार रखने का मन है। इन सब चीज़ों को लेकर लगातार चर्चाएं चल रही हैं। राकेश सिंह हमारे साथ जुड़े हैं, राकेश सिंह का रुख करेंगे। राकेश, एक तरफ से दोनों शासनकाल जनता ने देख लिए हैं, प्रदेश में बीजेपी का भी, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का भी, तो ऐसे में अब बीजेपी और कांग्रेस के शासनकाल में क्या कांग्रेस के शासनकाल में लोग खुश दिखे हैं, या फिर इसी सत्ता को बरकरार रखना है, या फिर एक बार वापसी कराना है भारतीय जनता पार्टी की? जी बिल्कुल, 15 साल से जो है भाजपा की यहाँ पे सरकार रही है, लेकिन भाजपा भी अपने समय में जो है उस समय में जो विकास के कार्य हैं, यहाँ पर जो पब्लिक है उनका कहना है कि उस समय जो विकास के कार्य हुए थे उसके बाद से जो 5 साल में वैसे विकास के कार्य नहीं हुए हैं। लेकिन 5 साल में जो कांग्रेस की सरकार रही है वो कांग्रेस के लिए बहुत वरदान साबित हुई है। कांग्रेस को जो है जिस तरीके से किसानों की धान की मूल्य की बात हो या युवा मितान की बात हो या जिस तरीके से बहुत सारी ऐसी योजनाएं चलाई हैं, उनको लेकर के पब्लिक और किसान के बीच में एक इमेज तो है कांग्रेस का। लेकिन भाजपा भी इस बार बहुत जोर लगा रही है और भाजपा के प्रति रुझान इसलिए भी है क्योंकि कर्मचारी वर्ग जो है वो नाराज चल रहा है। कर्मचारियों के लिए ऐसे बड़ी कोई ऐसी सौगात कांग्रेस सरकार में नहीं मिली थी। तो इस बात को लेकर के ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार अगर जिस तरीके से पिछली बार जो कांग्रेस की सीटें आई थी उन सीटों में जरूर कमी आएगी और कांग्रेस सरकार जो है भाजपा की जो है वो सीटें बढ़ेंगी। इस तरीके से ये नहीं कहा जा सकता कि पूर्ण रूप से पूरी बहुमत के साथ एक ही सरकार यहाँ पर आ रही है। जी, तो मतलब 50-50% की जो बात है कि लोग बीजेपी को भी चुन रहे हैं, कांग्रेस को भी छोड़ना नहीं चाहते, तो बराबर का माहौल देखने को मिल रहा है। अलग अलग सीटों पर अलग अलग माहौल है। विशाल, एक तरफ सवाल ये भी है कि हमने देखा भारतीय जनता पार्टी ने मुद्दे उठाए, राष्ट्रवाद के मुद्दे रखे, बड़े बड़े मुद्दे रखे, यहाँ पर अयोध्या तक की बात की, तो
तो कांग्रेस ने भी बड़े बड़े मुद्दे रख दिए। जातिगत जनगणना की बात की है। यदि छत्तीसगढ़ में देखें तो आदिवासी बहुल राज्य भी कहा जाता है। किसानों को लेकर भी छत्तीसगढ़ की बहुत बात होती है राजनीति में, धान और किसान को लेकर। तो कौन सा मुद्दा कितना फिट होता दिख रहा है? जनता के राष्ट्रवाद के मुद्दे या राष्ट्रीय मुद्दे जो लेकर बड़े बड़े नेता केंद्रीय नेतृत्व के बीजेपी और कांग्रेस के छत्तीसगढ़ पहुंचे थे, प्रचार किया था, उसको देखकर वोट दे रही है, या फिर जनप्रतिनिधि लोकल मुद्दों को देखकर वोट देने का मन बनाया था? देखिए संयम, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, लेकिन जिस तरीके से अगर हम बात करें पहले चरण से दूसरे चरण तक की बात करें तो जिस तरीके से लगातार जो है देश के सबसे बड़े दिग्गज नेता, या फिर हम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, या फिर हम कांग्रेस पार्टी के जो दिग्गज नेता है राहुल गांधी की बात करें, तो वो तमाम जो चेहरे हैं वो लगातार छत्तीसगढ़ और बस्तर में फोकस कर रहे थे। जिस तरीके से माहौल जो है लगातार किसानों की अगर हम बात करें या फिर रोजगार की बात करें, तो कुल मिला के यहाँ पे सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो किसानों का देखा जा रहा है। जिस तरीके से लगातार जो है 3100 में धान खरीदी की बात करी जा रही है, प्रति एकड़ जो है 20 क्विंटल एक तरफ कांग्रेस ने घोषणा कर दिया, तो उसके अलावा अगर हम बात करें तो भाजपा जो है प्रति एकड़ 21 क्विंटल जो है वो धान खरीदी की लेकर बात की। तो कुल मिला के जो है दावे जो है वो लगातार एक दूसरे को देखकर यहाँ पे जो है लगातार दावे लगाए। लेकिन कुल मिला के अब देखना होगा कि इनके दावे कितना असर करते हैं। अगर हम गैस सिलेंडर की बात करें या फिर अन्य कोई भी योजना की बात करें, महिलाओं की बात करें, जिस तरीके से भूपेश बघेल जो लगातार जो दिवाली के पर्व में जो है महिलाओं के लिए जो घोषणा किया, तो कुल मिला के एक बड़ी घोषणा यहाँ पे छत्तीसगढ़ में देखा जा रहा है। तो अब आने वाला वक्त ही तय करेगा कि किसका पलड़ा यहाँ पे छत्तीसगढ़ में भारी देखने मिलेगा। जी विशाल, एक सवाल यहाँ ये भी उठता है कि देखते हैं मुद्दे कई सारे हैं, मुद्दों को लेकर बात होती है, लेकिन इस वक्त एक सबसे बड़ी चीज जो निकलकर सामने आती है वो ये भी है कि जनता का रुख स्पष्ट नहीं हो पाता है। बहुत ज्यादा मतदान होता है तो भी बात होती है, बहुत कम होता है तो भी होती। लौटूंगा आपके पास। इस वक्त एक बड़ी खबर दर्शकों को बता देते हैं भोपाल से, जहां मंत्री विश्वास सारंग की मौजूदगी में गुंडागर्दी देखने को मिली है। मतदान केंद्र पर विश्वास सारंग ने कांग्रेसी कार्यकर्ता से बहस हुई। सारंग युवक को हाथ मारते हुए नजर आए हैं। सारंग के समर्थकों ने युवक को पीटा है। मौके पर पहुंचे कांग्रेस प्रत्याशी मनोज शुक्ला। तो भोपाल की नरेला विधानसभा सीट का हाल आपको बता रहे हैं। शुक्ला की कार्यकर्ताओं से मारपीट को लेकर पुलिस से बहस हुई है। तो बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। वहां पर विश्वास सारंग भी मौजूद थे। विश्वास सारंग ने जहां एक कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का हाथ झटक लिया, कहा जाए उसे मारा है। ये तस्वीर के माध्यम से आप बेहतर समझेंगे, देखिए कैसे। और नरेला विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी विश्वास सारंग है और सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है। तो भोपाल के ऐशबाग थाना क्षेत्र का यह मामला है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लगातार मध्य प्रदेश में मतदान जारी है। शाम 6 बजे तक का वक्त है और ऐसे में नरेला विधानसभा सीट से ये तस्वीर निकलकर सामने आई है। मतदान केंद्र पर विश्वास सारंग, जहां कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से विश्वास सारंग की बहस हुई। सारंग युवक को हाथ मारते हुए नजर आए हैं। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। बीजेपी कांग्रेस के कार्यकर्ता कई सारे पोलिंग बूथ पर आमने सामने आ गए थे। तो वहीं वहां पर मनोज शुक्ला भी पहुंच गए और मनोज शुक्ला की भी कार्यकर्ताओं से मारपीट को लेकर पुलिस से बहस हो गई कि आखिर कैसे उनके कार्यकर्ताओं को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। एक दूसरे कार्यकर्ता आमने सामने आ रहे हैं और खुद विश्वास सारंग वहां हाथ झटकते नजर आए हैं। तो इसके क्या कुछ मायने हैं, क्यों ये नौबत आई है, विश्वास सारंग को हाथ उठाना पड़ा है, ये एक सवाल है। और इसी मारपीट को लेकर कांग्रेस के प्रत्याशी जो है मनोज शुक्ला, उनकी पुलिस से बहस हुई है। चलिए विस्तार से जानकारी भी देंगे हमारे विशेष संवाददाता मनोज राठौर। मनोज, एक तस्वीर निकलकर सामने आ गई है। कहा जा रहा था बहुत सारे प्रत्याशी हैं नरेला विधानसभा से, लेकिन यहां पर बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आमने सामने आए और एक तरफ विश्वास सारंग की तस्वीर आ गई जहां एक कांग्रेसी कार्यकर्ता को मारते हुए दिखे। जी बिल्कुल, तस्वीरें जो है वो मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड होने के बाद सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है और मंत्री विश्वास सारंग पर गुंडागर्दी के आरोप सीधे तौर पे कांग्रेस के द्वारा अब लगाए जाने लगे हैं। जो सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें मंत्री विश्वास सारंग का गुस्सा देखा जा सकता है। उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा किस तरीके से उनके द्वारा जब बहस बताया जा रहा है कि जो युवक है वो कांग्रेस का कार्यकर्ता है, उससे हुई और उसके बाद उनके
समर्थकों ने किस तरीके से मारपीट की वो भी तस्वीरों पे साफ तौर से नजर आ रहा है। और उसके बाद जब विश्वास सारंग वहां से अपने समर्थकों के साथ गए थे, क्योंकि उनकी गाड़ी भी जो है पोलिंग बूथ के जो बाहर गेट लगा है वहां पर, क्योंकि स्कूल का ये पोलिंग बूथ था, मतदान केंद्र था, वहां पर उनकी गाड़ी खड़ी हुई नजर आ रही है। और वहां पर वो वापस आते हुए फिर से पुलिस कर्मचारियों से कुछ बात करते हुए गुस्से में नजर आ रहे हैं, कुछ इशारा वहां पर कर रहे हैं। तो उनका गुस्सा वहां पर इस बात को लेकर था कि उन पर कमेंट्स जो है वो कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा किया गया था। इस तरीके के बातें जो है वो अब सामने निकलकर सामने आई है। हालांकि इस विवाद की जब जानकारी, कार्यकर्ता के साथ मारपीट की जानकारी मंत्री विश्वास सारंग की मौजूदगी में समर्थकों के द्वारा होने की बात जब जो नरेला से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं मनोज शुक्ला उन तक पहुंची, तो वो तत्काल मौके पर पहुंचे, उसी पोलिंग बूथ पर पहुंचे। हालांकि विश्वास सारंग तब तक वहां से जा चुके थे, लेकिन वहां पे जो पुलिसकर्मी थे उन पर जो है बहस हुई। जो नरेला से कांग्रेस के प्रत्याशी मनोज शुक्ला की, उनका ये आरोप था कि आपके सामने उनके कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की जाती है, उनके कार्यकर्ता पर विश्वास सारंग इस तरीके से हाथ उठाता है, उसके अलावा विश्वास सारंग के समर्थक मारपीट करते हैं। आखिरकार पुलिस पोलिंग बूथ के अंदर क्या कर रही, सुरक्षा के दृष्टिकोण से अब कांग्रेस के द्वारा सवाल भी खड़े किए जाने लगे। और कांग्रेस के द्वारा अब सोशल मीडिया पर ये पोस्ट की जा रही है कि हार के बौखलाहट से मंत्री विश्वास सारंग इस तरीके की गुंडागर्दी अब नरेला विधानसभा में मतदान प्रक्रिया के दौरान बूथ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। जरूर मनोज, लेकिन इन सब के बीच एक खबर ये भी है कि यहां कई सारी पोलिंग बूथ पर ऐसी जगह भी हैं जहां पर सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम कड़े नहीं दिखे। जो संवेदनशील, अति संवेदनशील है, वहां तो सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम थे, लेकिन कुछ कुछ सीटों पर इंतजाम पुख्ता नहीं दिखे सुरक्षा व्यवस्था को लेकर। जी बिल्कुल, क्योंकि मंत्री विश्वास सारंग पे इसलिए कांग्रेस गुंडागर्दी के आरोप लगा रही है। कांग्रेस का ये कहना है कि एक मंत्री विश्वास सारंग की मौजूदगी में उसके समर्थक किस तरीके से एक युवक पर के साथ मारपीट करते हैं, उसको तमाचे जड़ते हैं, और उनकी मौजूदगी में वो खुद अपने समर्थकों को कहीं ना कहीं उकसाते हुए नजर आते, वो गुस्सा करते हुए नजर आते उस युवक पर जो कि कांग्रेस का कार्यकर्ता बताया जा रहा है। तो एक मंत्री के लिहाज से ये सब कुछ जो तस्वीरें हैं वो ठीक नहीं है। यही कारण है कि अब कांग्रेस इस मुद्दे पर हमलावर हो गई और कांग्रेस के द्वारा अब सोशल मीडिया पे पोस्ट करके मंत्री विश्वास सारंग को गुंडा बताया जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि अपनी हार की डर से मंत्री विश्वास सारंग इस तरीके की गुंडागर्दी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ कर रहे हैं और मतदान केंद्रों पर जाके इस तरीके की गुंडागर्दी अपने समर्थकों के साथ कर रहे हैं। तो कांग्रेस सीधे गुंडागर्दी का आरोप विश्वास सारंग के ऊपर लगा रही है। देखना होगा चुनाव आयोग इस मामले को लेकर क्या कुछ संज्ञान लेता है, क्या कार्रवाई करता है। बहुत शुक्रिया आपका मनोज इस जानकारी के लिए। तो मध्य प्रदेश के अंदर संवेदनशील सीटों पर तो भारी सुरक्षा बल तैनात है, ग्वालियर चंबल के अंदर भी, लेकिन कुछ कुछ सीटें ऐसी भी हैं जहां 100 मीटर के दायरे में कई घटनाएं देखने मिली। कई पार्टी के कार्यकर्ता एक साथ 100 मीटर के दायरा पार करके पोलिंग बूथ में खड़े हुए हैं। कई ऐसी तस्वीरें हैं, वो भी आपसे साझा करेंगे। लेकिन इस वक्त बात छत्तीसगढ़ की, जहां दूसरे चरण का मतदान खत्म हो गया है। शाम 5 बजे 70 विधानसभा क्षेत्र में दूसरे चरण का मतदान हो रहा था। सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक का समय दिया गया था। मतदान केंद्रों में लाइन लगे हुए मतदाता ही अब वोट कर पाएंगे जो पोलिंग बूथ के अंदर पहुंच चुके हैं, क्योंकि पोलिंग बूथ के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। 70 विधानसभा सीटों में 958 प्रत्याशियों का भाग्य ईवीएम में कैद हो जाएगा। 70 विधानसभा क्षेत्र में जहां 1,63,14,479 मतदाता मतदान के लिए निर्वाचन आयोग ने जो लोग बता रहे हैं एक तरह से, और 18,833 मतदान केंद्र बनाए गए। 70 विधानसभा सीटों में जो तैनात थे 90,272 मतदान कर्मी। तो संख्या हमने आपको बताई, मतदाता की भी, मतदान कर्मी की भी, सुरक्षा बलों की, पोलिंग बूथ कितने थे, और इन सब चीजों के लेकर जहां एक तरफ और अपडेट लेते हैं कि शाम 5 बज चुके हैं, क्या कुछ मत प्रतिशत निकल कर आ रहा है अलग अलग विधानसभा सीटों से। रुक करेंगे हमारे साथ हमारे संवाददाता पंकज गुप्ते, राकेश सिंह और विशाल गोमा से बने हैं। विशाल, रायपुर के अंदर जहां एक तरफ देखा जा रहा है कि अलग अलग विधानसभा सीटें हैं, हाई प्रोफाइल सीटें हैं, शहर है और कई सारी विधानसभा सीटें, तो वहां पर माहौल बनाने की कोशिश की, रोड शो भी किया बड़े बड़े नेताओं ने, लेकिन इस वक्त क्या कुछ मत प्रतिशत निकला है, किसके पक्ष में माहौल दिखता है?
बिल्कुल देखिए संयम, अगर अभी की अगर हम बात करें, क्योंकि हालांकि जिस तरीके से हमारे पास जो जानकारी आ रही है, प्रशासनिक तौर पे जो जानकारी आ रही है कि अभी तक का जो है 55 जो है वो प्रतिशत जो है मतदान हुआ है, और भी जो है वो लगातार जो मतदाता है वो लगातार मतदान कर रहे हैं। क्योंकि हालांकि जिस तरीके से अगर हम संवेदनशीलों की बात करें तो संवेदनशील जो है 9 संवेदनशील मतदान केंद्र बनाए गए थे, जिसमें सुबह 7 बजे से 3 बजे तक मतदान कराया गया। अगर हम इसके अलावा अगर हम बात करें तो बाकी मतदानों की बात करें तो जो है सुबह 7 बजे 8 बजे से शाम 5 बजे तक का जो है वो यहाँ पे मतदान कराया जा रहा है। हालांकि समय का वक्त खत्म हो चुका है, क्योंकि इसके बाद भी जितने भी जो मतदाता हैं जो 100 मीटर के अंदर जो बाउंड्री में है तो उनको लेकर अभी भी मतदान लगातार कराया जा रहा है। कि हालांकि जिस तरीके विशाल इंतजार करेंगे और आंकड़े जब तक साफ होंगे तुलना भी करेंगे 18 के मुकाबले 23 में क्या कुछ देखने मिल रहा है। हमारे साथ राकेश सिंह भी है। राकेश, मुंगेली में क्या कुछ हाल रहा है, मतदान प्रतिशत को लेकर कोई अपडेट? जी बिल्कुल, अभी जो प्रशासनिक आंकड़े जो निकल कर आए हैं उसमें अभी 5 बजे तक के मुंगेली जिले में 67% जो है मतदान वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुके हैं। लेकिन अभी ये आंकड़े कंप्लीट नहीं है, क्योंकि जो सारे मतदान केंद्रों में 100 मीटर के दायरे में बहुत सारे मतदाता ऐसे हैं जो उस दायरे में हैं और उस दायरे में मतदान अभी बाकी है। इस मतदान को होने के बाद जो आंकड़े आएंगे वो ऑथेंटिक जो है प्रशासन की तरफ से वो निकल के जब सामने आएंगे वही ऑथेंटिक होगा। लेकिन अब तक के जो प्रशासन ने जो जारी किया है 5 बजे तक का, वो 67% जो है वो मतदान मुंगेली जिले में हो चुका है। 64% की बात की जा रही है, 64%। और इसको लेकर 18 से तुलना करें तो कितना बढ़ता घटता दिख रहा है, क्योंकि अभी और आंकड़े साफ होना बाकी, आपने कहा। जी बिल्कुल, अभी क्या है कि मतदान अभी जारी है, क्योंकि जितने भी मतदान केंद्र है, चाहे वो ग्रामीण इलाकों की बात हो या शहरी क्षेत्रों की बात हो, वहां पर जो है 100 मीटर के दायरे में जो लोग आ गए हैं, उस परिधि में जो लोग हैं वो अभी मतदान करेंगे। उसके बाद निश्चित तौर पे ये मतदान जो है वो मतदान का प्रतिशत बढ़ेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि अभी 67% जो मतदान है वो हो चुका है। ये बढ़कर के ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि 74 से 75% के आसपास जो है ये मतदान होगा, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग जो है वो 100 मीटर के दायरे में है, वो ग्रामीण क्षेत्रों में भी है, वो शहरी क्षेत्रों में भी है। तो निश्चित तौर पर ये जो मतदान है वो अभी संख्या बढ़ेगी। तो शाम 5 बजे तक का वक्त दिया गया था छत्तीसगढ़ के अंदर, और 5 बजे पोलिंग बूथ के दरवाजे बंद हो चुके हैं। जो लोग अभी पोलिंग बूथ के अंदर हैं वो मतदान करेंगे, उसके बाद निकलेंगे, फिर सही से आंकड़े निकलेंगे कि कितना आंकड़ा देखने मिल रहा है। अलग अलग विधानसभा वार भी आपको बताएंगे, जिलेवार में क्या कुछ निकल कर आया है और प्रदेश के अंदर क्या कुछ आंकड़ा बन रहा है वो भी आपको बताएंगे। चलिए, हमारे साथ दामिनी बंजारे जुड़ी हुई है, लौटेंगे दामिनी के पास, लेकिन इस वक्त पंकज गुप्ते से एक सवाल बनता है। बिलासपुर के अंदर पंकज, लगातार माहौल बदलता रहता है, सांसद को उतारना पड़ा है विधानसभा के चुनाव में, तो आखिर इसका जो कारण आपने बताया वो तो स्पष्ट है कि 100 वोटर्स भी बहुत ज्यादा हैं, लेकिन इसके पीछे की जो बात निकल कर आई है कि एक बड़ा फेस है अरुण साव, और ऐसे में दूसरे जो मतदाता हैं वो भी खींचे जाएंगे, और कांग्रेस प्रत्याशी के लिए अरुण साव की सीट पर मुकाबला कितना कड़ा? ये देखिए, साहू वोटर ज्यादा है, जो मैंने पहले भी बताया था आपको। लेकिन एक प्रकार से जो अरुण साव है आरएसएस से शुरुआत से ही जुड़े हुए हैं। इसके अलावा भी छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट पे वो गवर्नमेंट एडवोकेट भी रहे हैं, और साथ साथ सामाजिक उनको काफी ज्यादा उनको सपोर्ट मिलता रहा है। यही वजह है जिसकी वजह से उनको मुंगेली क्षेत्र से खड़ा किया गया है। और मुंगेली में जो साहू वोटर है, जैसे कि लखनलाल साहू को भी पिछले बार सांसद बनाया गया था, और उनकी जगह पर अरुण साव को फिर से उतार दिया गया है। मतलब एक नए नए चेहरों को बीजेपी के द्वारा उतारा जाता है। और रही बात बिलासपुर जिले की, तो लगातार बीजेपी के जो अमर अग्रवाल के जो पूर्व मंत्री भी रहे हैं वो लगातार यहाँ पर थे। और उसके बाद कांग्रेस के अचानक जो शिक्षाविद है शैलेश पांडे, उनका राजनीति से दूर तक कोई वास्ता नहीं था, उनको कांग्रेस ने उतारा और कांग्रेस ने एक बड़ी जीत हासिल की थी। लेकिन इस बार जो अमर अग्रवाल है, जो अभी धरातल पर जा रहे हैं, लोगों से जनसंपर्क लगातार कर रहे हैं, वो लोगों से ये भी अपील कर रहे हैं कि जो पिछले बार का जो काम छूट गया है उसको अगर आप जिता देते हैं तो हम फिर से करेंगे। और सबसे बड़ी बात अपराध की बात कर रहे हैं कि बिलासपुर और छत्तीसगढ़ में लगातार अपराध बढ़ते जा रहा है। जैसे बीजेपी की सरकार बनेगी तो अपराध एक बड़ा मुद्दा रहेगा, और लगातार जो अपराध के आंकड़े हैं उसे कम करने का प्रयास किया जाएगा। वही कोटा विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए तो इस बार प्रबल प्रताप जुदेव वो एक हिंदुत्व का चेहरा लेकर के उतरे हैं। और तखतपुर क्षेत्र की बात की जाए तो तखतपुर क्षेत्र में रश्मि सिंह जो मौजूदा एमएलए हैं, और उनके मुकाबले में जो धर्मजीत सिंह हैं, जो जनता कांग्रेस जोगी के थे, वो उनके बीजेपी ने उनको उतारा है। तो सीधे
तौर पर बीजेपी कांग्रेस का रश्मि सिंह का, धर्मजीत सिंह का यहाँ पर टक्कर होने वाला है। वही एक बड़े चेहरे की बात करना चाहेंगे भिला विधानसभा क्षेत्र, जो पूर्व नेता प्रतिपक्ष है धर्मलाल कौशिक, उनके सामने में उनके प्रतिद्वंदी कांग्रेस के जो जनता कांग्रेस जोगी के थे सियाराम कौशिक, उनको उतारा गया है। यहाँ भिला विधानसभा क्षेत्र के जो एक परंपरा चली आई है लगातार कि एक बार बीजेपी को तो एक बार कांग्रेस को मौका देते हैं, तो कहीं ना कहीं पर यहाँ पर ये माना जा सकता है कि जो परंपरा चले आ रही है वो निरंतर जारी रहेगी। हो सकता है पंकज, तो लोग परंपरा भी बरकरार रखना चाहते हैं, जिससे बार बार एक तरह से कोई भी प्रत्याशी सेट नहीं हो और अलग अलग प्रत्याशी बदलते हैं तो काम भी ज्यादा होता है, लोगों की अलग अलग सोच रहती है, उस हिसाब से मतदान करते हैं। इंतजार रहेगा आंकड़ों का भी और उसके बाद नतीजों का भी। हमारे साथ दामिनी बंजारे भी है। दामिनी, प्रदेश के अंदर हमने देखा कि कैसे कांग्रेस की सत्ता चली और उसमें कई बड़े आरोप बीजेपी की तरफ से लगाए गए। भ्रष्टाचार को लेकर ईडी आईटी का मुद्दा भी गर्म रहा, लेकिन आज मतदान का दिन रहा है। ये सब मुद्दे 5 साल के आज हिसाब करने का रहता है, जनता हिसाब करती है। कितना समझ आया है, मत प्रतिशत को लेकर क्या अपडेट है वो भी बताइए, और इन मुद्दों को लेकर क्या जनता का रुख कैसा दिखा आज? देखिए, आपको बता दें कि आज दूसरे चरण का मतदान जो है वो हुआ है, जिसमें 70 सीटों पर जो है आज जनता ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है और यही 70 सीटें हैं जिनके बाद जो है मताधिकार के बाद जो है इनका भविष्य तय होगा, जो प्रत्याशी मैदान में उतरे थे। यदि हम रायपुर की बात करेंगे तो रायपुर की जो स्थिति है, हम बता दें कि 7 विधानसभा क्षेत्र रायपुर के संभाग के अंतर्गत आते हैं, जिनमें से यदि हम बात करेंगे रायपुर के त्रिवेणी संगम के, तो जिस प्रकार से हमने देखा है कि रायपुर में 3 जो एक तरह से मुकाबले हैं सामने जो है बेहद ही खास माने जा रहे हैं। रायपुर पश्चिम में जो है वो बेहद ही खास जो है हॉट सीट मानी जा रही थी, क्योंकि यहाँ से सांसदीय सचिव विकास उपाध्याय जो है वो मैदान में चुनावी लड़ते नजर आए थे। तो वही दूसरी ओर भाजपा के 15 साल के शासनकाल में मंत्री रहे जो मंत्री थे वो जो है चुनाव लड़ते नजर आए थे। तो बेहद ही खास आज का चुनाव था। और यदि हम चुनाव के मतदान की बात करेंगे तो अभी वर्तमान में 3 बजे तक के जो आंकड़े आए थे उसमें 55% जो मतदान की संख्या है वो जो है आके गए थे, और अभी 5 बजे के आंकड़े अभी आने बाकी हैं। और आपको बता दूं कि इस वक्त मैं जहां पे मौजूद हूं वो शंकर नगर का जो है मतदान केंद्र है, जहां पर अभी भी आपको तस्वीरें मैं इस तरफ दिखा देती हूं, जहां पर अभी भी मतदान प्रक्रिया जो है वो चल रही है। लोग अपना मत देकर जो है यहां से रवानगी हो रहे हैं। और आपको बता दें कि 5 बजे जैसे ही 5 बजा उसके बाद यहाँ के दरवाजे जो है वो बंद कर दिए गए थे, और जितने भी लोग जो थे जो इस दायरे में आते हैं 100 मीटर के, वो सभी जो है अपने मताधिकार के लिए यहाँ पर कतार में खड़े होकर जो है अपनी पारी का इंतजार करते नजर आए थे। तो आज का दिन जो है वो बेहद ही खास था। और यदि हम रायपुर के जनसंख्या की बात करेंगे और पूरे छत्तीसगढ़ की अगर जो 70 सीटें हैं उनकी बात करेंगे तो 1,93,00,000 से ज़्यादा जो लोग हैं वो इस बार जो है अपने मताधिकार का प्रयोग करने वाले थे। और आपको बता दें कि इस पे जो एक खास बात अगर हम देखेंगे तो रायपुर ग्रामीण की संख्या थी, जहाँ पर रायपुर ग्रामीण में अगर मैं बात करूंगी तो रायपुर ग्रामीण में 307 मतदान केंद्र बनाए गए थे, जिसमें लगभग 3 लाख से ज़्यादा मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इसके साथ ही निर्वाचन आयोग की ओर से सुरक्षा के इंतजाम जो है वह भी पुख्ता किए गए थे, जहां पर जो एक तरह से कैमरे स्थित सीसीटीवी कैमरे वो सभी केंद्रों में जो कि अति संवेदनशील क्षेत्र थे वहां पर लगाए गए थे, जिसकी पूरी फुटेज जो है वो निर्वाचन आयोग के पास डायरेक्टली जो है वो देखी जा रही थी, जिस पर निगरानी रखी जा रही थी ताकि किसी भी प्रकार की यदि मशीन में खराबी होती है या कोई भी उस पर जो घटना की खबर मिलती है तो तुरंत उसका निराकरण जो है वो किया जा सके। और इस बार आपको बता दें कि निर्वाचन आयोग की ओर से एक अनोखा पहल जो है वो किया गया था, जहां पर रायपुर उत्तर की कमान जो है पूरी महिलाएं संभालते नजर आई थी। पूरी महिला जो सुरक्षा अधिकारी थे उनकी ड्यूटी लगाई गई थी। मतदाता और मतदान कराने वालों की जो संख्या है वो भी पूरी महिलाओं की ही टीम जो है वो तैनात की गई थी, जो कि बेहद ही खास माना जा रहा है। और आपको बता दें कि रायपुर पश्चिम में लगभग 2 लाख मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। रायपुर ग्रामीण में जो है 3.5 लाख से ज्यादा मतदाताओं ने अपने मताधिकार का जो है प्रयोग किया है। और ठीक इसी प्रकार की स्थिति जो है वो उत्तर और इसके साथ ही जो है दक्षिण में देखने को मिली थी, जो कि बेहद ही खास मानी जा रही है। अब देखने वाली बात यह है कि इन मतदाताओं ने किसका भविष्य इस बार अपने जो है लिखा है और कौन से प्रत्याशी जो है इस बार चुनाव के इस मुहाने में जो है जीत कराते हैं और किसके सर पर जीत का ताज जो है वो जाता है। दामिनी, माहौल देखने अच्छा मिला है। कहा कि दूसरे चरण में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान भी हो गया है और प्रदेश में बढ़ चढ़कर मतदान किया गया, ये खबरें निकलकर सामने आती है। लेकिन बढ़ चढ़कर मतदान का एक अलग मायना भी होता है। कहते हैं कि ज़्यादा मत प्रतिशत निकलकर जो आया है तो उस हिसाब से सरकार के खिलाफ विरोधी लहर है
और यदि बराबर मत प्रतिशत है तो मतलब सत्ता बरकरार रहने वाली। ये गणित कितना फिट बैठता है आज के दिन, अभी तक के माहौल में? देखिए, यदि हम बात करेंगे इस आंकड़े की, जिस प्रकार से आपने बात की कि जब ज़्यादा प्रतिशत होता है तो कभी कभी ये भी देखने को मिलता है कि जब प्रतिशत कम हो तो वहाँ की जनता जो है उस सरकार के कामकाजों से खुश नहीं होती, इस वजह से मताधिकार का प्रयोग करने के लिए वहाँ नहीं निकलती है। कई बार ये भी चीज़ें होती है। तो अगर हम बात करेंगे आंकड़ों की, तो जिस प्रकार से हमने देखा था कि दोपहर 1 बजे तक जो था वो लगभग 35 से 40% ही जो है मतदान हुआ था, और अगर 3 बजे के आंकड़ों की बात करेंगे तो मात्र 55% जो है मतदान हुआ था। और अगर हम 5 बजे के आंकड़ों की बात करेंगे तो लंबी कतारें जो है रायपुर के संभाग के जितने भी विधानसभा क्षेत्र थे वहां पे देखने को मिले थे। अगर मैं बात करूंगी रायपुर ग्रामीण के, तो रायपुर ग्रामीण में ही कई लंबी लाइनें जो थी वो लगी हुई थी, जहां पर 5 बजे के अंतर्गत जितने भी लोग आए होंगे तो उनको जब अंदर लिया गया होगा तो लगभग ये अंदाजा जो है ये लगाया जा सकता है कि इस बार प्रतिशत जो है उसमें वृद्धि होगी, जिसमें लगभग ये माना जा रहा है कि 70% जो मतदान है इस बार होने की आशंका है। और आपको बता दें कि बीते सालों की अगर 2018 के चुनाव की हम बात करेंगे तो 2018 के चुनाव में हमने देखा था कि जो है 73.35% जो है वो वोटेज यहाँ पे हुए थे, और इसी प्रकार की स्थिति जो है वो इस बार भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि जब 20 चरण के मतदान हुए तो मत प्रतिशत के गणित को लेकर अलग अलग जो एक तरह से जो आंकड़े हैं वो राजनेता निकालते हैं अपने अपने हिसाब से कि जो मतदान ज्यादा हुआ कम हुआ, उस हिसाब से अलग अलग आंकड़े निकाले जाते हैं। और इस वक्त खास खबर आपको बताते हैं, एमपी छत्तीसगढ़ में 5 बजे तक मतदान प्रतिशत के आंकड़े जारी हो गए हैं। एमपी में 5 बजे तक 71.16% मतदान हुआ है। छत्तीसगढ़ में 5 बजे तक जहां 67.34% मतदान हुआ है। मध्य प्रदेश में शाम 6 बजे तक का वक्त है, तो और आंकड़े बढ़ेंगे, साफ होंगे, आपको बताएंगे। लेकिन छत्तीसगढ़ में 5 बजे तक क्या रहा मत प्रतिशत वो आपको बता रहे हैं। 67.34% मतदान हुआ है छत्तीसगढ़ के अंदर शाम 5 बजे तक। 2018 के आंकड़े से भी तुलना करेंगे, कितना कुछ बड़ा है घटा है वो भी विस्तार से आपको बताएंगे। लेकिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में शाम 5 बजे के नए आंकड़े आ चुके हैं। मत प्रतिशत को लेकर जनता बढ़ चढ़ के मतदान कर रही थी, लेकिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में क्या कुछ रहा हाल आपको बता रहे हैं। मध्य प्रदेश में 71.16% मतदान हुआ है, तो छत्तीसगढ़ में शाम 5 बजे तक 67.34% मतदान रहा है। लगातार मध्य प्रदेश में अभी भी मतदान जारी है। शाम 6 बजे तक का वक्त है, लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। सुबह देखा गया कैसे लोग बढ़ चढ़कर मतदान के लिए पहुंचे। दोपहर में कुछ आंकड़ा गिरा, लेकिन दोपहर 2 बजे 3 बजे के बाद फिर ये आंकड़ा बढ़ता गया है, और उसके बाद शाम 5 बजे का जो आंकड़ा निकल कर आया है वो 71.16% है मध्य प्रदेश में। तो छत्तीसगढ़ में 67.34% मतदान हुआ है, क्योंकि इंतजार किया जा रहा था। बहुत सारी जगह बहुत बड़ा माहौल भी देखने मिल रहा था। जनता बोल रही थी हमें बदलाव चाहिए, मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़, और कुछ जगह जनता संतुष्ट थी, नहीं हमें यही सरकार चाहिए। तो अलग अलग लोग के अलग अलग जो मत थे, उसी के कारण ये आंकड़े बने हैं। 71.16% मतदान एमपी में शाम 5 बजे तक हुआ है। नतीजे स्पष्ट करेंगे किसके पक्ष में है ये, बीजेपी, कांग्रेस या फिर कोई अन्य दल भी निकलकर चौंका देगा। लेकिन छत्तीसगढ़ में जो आंकड़े निकल कर आए हैं 67.34% शाम 5 बजे तक मतदान हुआ है। हम आपको लगातार बताते रहे कि क्या कुछ मतदान का प्रतिशत रहा है। दोपहर 1 बजे, दोपहर 3 बजे और ये शाम 5 बजे के आंकड़े हैं। छत्तीसगढ़ में 5 बजे तक जो आंकड़े निकल कर आए हैं 67.34% मतदान हुआ है। और 5 बजे छत्तीसगढ़ में पोलिंग बूथ के गेट बंद कर दिए गए, लेकिन कुछ जगह अभी भी जो अंदर लोग हैं वो मत का प्रयोग कर रहे हैं। तो ऐसे में छत्तीसगढ़ के अंदर इससे कुछ और आंकड़ा भी बढ़ सकता है। और हमारे साथ लगातार हमारे संवाददाता बने हुए हैं। दामिनी, एक तरफ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दोनों तरफ देख रहे हैं चुनाव लगातार चल रहा है, और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आप मौजूद रहे। रायपुर के साथ कई हाई प्रोफाइल सीट छत्तीसगढ़ के अंदर भी है, रायपुर के अंदर भी है, और रायपुर कई सारे विधानसभा क्षेत्रों में बटा हुआ है। तो अब जाके माहौल कैसा लग रहा है? मत प्रतिशत आया है 67.34, मतदान जारी है, बढ़ने की संभावना भी है।
देखिए, आपको बता दें कि 5 बजे के जो आंकड़े आए हैं 67.35, ये आंकड़े बेहद ही अच्छे माने जा सकते हैं, क्योंकि अभी भी मतदान की प्रक्रिया जारी है। क्योंकि जो 5 बजे के अंतर्गत जो समय के जो तय किए गए थे उसके अंतर्गत दायरे में जो आ चुके थे उनको अभी मतदान का जो है अधिकार, मतदान करने का समय जो है वो दिया गया है। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं देर अंधेरा होने को है, देर रात होने को है, लेकिन यहाँ पर मतदाता जो है वो काफ़ी जागरूक नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। मैं आपको एक तस्वीरें यहाँ पे दिखा दूँ कि जो मतदान केंद्र के हैं यहाँ पर मतदाता जो है वो पहुंचे हुए हैं। और जो जरूर दामनी, तो अब माहौल अभी और इंतजार करना होगा। हमने देखा लोगों ने बढ़ चढ़कर मतदान किया है। इस वक्त हमारे साथ सुमित सिंह भी जुड़े हैं अंबिकापुर सरगुजा से। सुमित, हाई प्रोफाइल सीट अंबिकापुर, टीएस सिंहदेव वहां से खड़े और मत प्रतिशत भी निकल कर आ चुका है 67.34%। शाम 5 बजे तक छत्तीसगढ़ में मतदान हुआ है। क्या कुछ रहा अंबिकापुर का माहौल? बिल्कुल बेहतर मैनेजमेंट यहाँ जिला निर्वाचन आयोग का देखने को मिला है। जिला निर्वाचन आयोग के बेहतर मैनेजमेंट की वजह से शांतिपूर्वक मतदान संपन्न हो चुका है, लेकिन अभी भी चुनौती है कि जो मतदान दल है वो मतगणना स्थल तक पहुंच सके। ऐसे में 3000 कर्मचारियों को जिले भर में तैनात किया गया है। साथ ही जा रहे हैं जो सुरक्षा जो मतदान पेटी है उसे ईवीएम मशीन को मतगणना स्थल तक लेकर जाएंगे। वही हाई प्रोफाइल सीट अंबिकापुर बेहद दिलचस्प रही, क्योंकि यहाँ से लगातार टीएस सिंहदेव 3 बार चुनाव जीतते हुए आए हैं। वही सीतापुर की बात करें तो इस बार सीतापुर का मुकाबला काफी टाइट नजर आ रहा है, क्योंकि मंत्री अमरजीत भगत लगातार 5वीं बार इस बार चुनावी मैदान में थे। ऐसे में पूर्व सैनिक ने उन्हें राम कुमार टप्पो ने चुनौती दी है। वही मतदान प्रतिशत की बात करें तो थोड़ा निराशाजनक सरगुजा जिले में मतदान प्रतिशत देखने को मिला है, क्योंकि 2018 के चुनाव में जो मतदान प्रतिशत था वो लगभग 78 के लगभग था, जबकि अभी 5 बजे तक का जो रिजल्ट आया है वो महज 68% ही है। हालांकि जो मतदान केंद्रों में यानी डी के अंदर जो मतदाता है वो अभी भी वोट कर रहे हैं, लेकिन जो वोट प्रतिशत बढ़ेगा वो महज 4 से 5% ही बढ़ेगा। ऐसे में कयास लगाया जा रहा है कि इस बार सरगुजा जिले में जो मतदान का प्रतिशत होने वाला है वो 73 से 75% तक रहेगा। जरूर सुमित, हमारे साथ रोहित भी है। रोहित, जांजगीर में क्या कुछ रहा हाल? मत प्रतिशत को लेकर भी आंकड़े बताई है 2018 के मुकाबले, कैसा रहा जनता का रुख? देखिए, 2018 के मुकाबले बेहद अच्छा रहा है। जिस तरीके से 2018 में जांजगीर चांपा जिले में 6 विधानसभा थे, लेकिन वर्तमान में शक्ति जिला गठन होने के बाद 3 विधानसभा जो है शक्ति जिले में चले गए हैं, और वह जांजगीर चांपा जिले में 3 विधानसभा है, और तीनों ही विधानसभा हाई प्रोफाइल सीट है। अगर हम बात करें अकलतरा की, तो अकलतरा में सौरभ सिंह भाजपा से विधायक थे, कांग्रेस से उनके भतीजे राघवेंद्र सिंह थे, और अजीत जोगी के बहू जो है रीता जोगी वहां से चुनावी मैदान में थी। तो वहां काफी मुकाबला दिलचस्प रहा है और त्रिशंकु मुकाबला रहा। हमारे यहाँ दूसरी विधानसभा जांजगीर चांपा विधानसभा से है, जो यहाँ नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल खुद चुनावी मैदान में थे, और उनकी साख जो है यहाँ पे दांव पे लगी हुई थी। भारतीय जनता पार्टी से उनके साथी रहे व्यास कश्यप, जो कि बगावत करके बसपा के बाद कांग्रेस में आ गए हैं, वो उनके विरोधी के तौर पर जो है इस विधानसभा चुनाव में रहे, और व्यास कश्यप और नारायण चंदेल के बीच जो है कांटे का मुकाबला रहा। तीसरा विधानसभा सीट आता है हमारा पामगढ़ विधानसभा, जो हमेशा से बहुजन समाज पार्टी का गढ़ रहा है, और वहां आज तक जो है कांग्रेस को एक भी बार जीत का स्वाद नहीं मिला है। पिछले विधानसभा चुनाव में जो है वहां जरूर रोहित, तो आपने जो पामगढ़ की बात की, वहां बसपा से विधायक जीते थे, बसपा ने दोबारा उम्मीदवार बनाया है। अब क्या कुछ वहां रहेगा मुकाबला, क्योंकि कई सारी सीटें छत्तीसगढ़ में ऐसी है जहां त्रिकोणीय मुकाबला बन रहा है। बहुत शुक्रिया अदा करूंगा आपका सुमित, रोहित और दामनी, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार छत्तीसगढ़ के अंदर जो आज दिन भर मतदान का दौर चला, शाम 5 बजे तक के आंकड़े हमने आपको बताए हैं। 67.34% मतदान हो चुका है, लेकिन अभी भी पोलिंग बूथ के दरवाजे बंद है, अंदर कुछ मतदाता हैं। मत प्रतिशत कुछ और बढ़ेगा, आपसे साझा करेंगे। इस वक्त फिलहाल इतना ही।